हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्ते की बातें जो 17 से 21 अप्रैल तक की थी। इस हफ्ते मार्केट ने कहीं भी ना जाने की कसम खा ली थी। मार्केट पूरे हफ्ते इसी एक ही छोटे से दायरे में घूमता रहा, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर में अच्छी खासी मूवमेंट रही, जो कि रिजल्ट्स के बेस पर अच्छा खासा दोनों तरफ का मूवमेंट दिखाते रहा। एफआईआईज ने इस पूरे हफ्ते में करीब 4,641 करोड़ की सेलिंग की है, जो कि अब अप्रैल महीने का टोटल फिगर करीब 316 करोड़ की टोटल बाइंग का फिगर बनता है, जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के भारी सेलिंग के आंकड़ों के बाद में मार्च महीने में एक बार थोड़ा सा थमा था उनका सेलिंग का फिगर, जिससे लग रहा था कि मार्केट में शायद थोड़ी रिकवरी आ सकती है। इस महीने लग रहा था कि एफआईआईज के बाइंग के दम पर हो सकता है कि मार्केट में एक रिकवरी देखने मिले, लेकिन ये जो गए हफ्ते की जो सेलिंग हुई है उसने ट्रेडर्स की नींद उड़ाकर रख दी है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अगले हफ्ते में एफआईआईज का क्या रुख रहता है। अगर बाइंग कंटिन्यू करते हैं तो मार्केट को एक हो सकता है कि रिकवरी मोड वापस से बन जाए। अब न्यूज की बात करें तो कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन के बोर्ड को एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया है। इस बार वो एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर 20 अप्रैल से ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि उनका इस कंपनी के प्रति सीरियसनेस का दर्शाता है। आरबीआई का कहना है कि अब इन्फ्लेशन की प्रोबेबिलिटी लोअर साइड में जाने की ज्यादा बढ़ गई है। उनका अनुमान है कि Q4 का जीडीपी फिगर्स हो सकता है कि 5.4 के आसपास रहने की उम्मीद जता रहे हैं। इकोनॉमी के लिए ये अच्छे संकेत हैं। आरबीआई का कहना है अब इन्फ्लेशन की प्रोबेबिलिटी लोअर एंड पे जाने की ज्यादा बढ़ रही है। उनका अनुमान है कि Q4 जीडीपी फिगर्स जो है वो 5.4% तक रहने की संभावना जता रहे हैं। इकोनॉमी के लिए ये अच्छे संकेत हैं। ये आरबीआई का जो बैंड है 2% से 6% तक का, उसी के अंतर्गत आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने धमाकेदार रिजल्ट दिया है, जिसमें उनका Q4 का प्रॉफिट फिगर्स 19.8% तक बढ़कर आया है, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। ये इस कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट रिजल्ट दिखाया है। इस साल में जहां ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की भरमार रही है, उसी में लगता है कि कंपनी का इतना बढ़िया कामकाज कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इंडिया का 30% गैस प्रोडक्शन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रहा है। इस साल में जियो फाइनेंशियल भी कंपनी से डिमर्जर होगा। देश में कोरोना के भी फिगर्स काफी बढ़ते जा रहे हैं। रोज के करीब 10,000 नए केसेस आ रहे हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने नीचे के लेवल्स में काफी अच्छा बाइंग किया है, जो कि म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी फिगर्स में दर्शा रहा है। मार्च महीने का जो फिगर आया है एसआईपी का, वो है करीब 20,534 करोड़। जो एसआईपी का फिगर है वो गत महीने जो फरवरी का फिगर था वो 15,000 करोड़ के आसपास था। उससे 35% ज्यादा इस मार्च में बाइंग हुआ है, जो कि दर्शाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स काफी सक्रिय है नीचे के लेवल्स में। निफ्टी 203 पॉइंट घटकर 17,624 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 42,118 पॉइंट, उसमें 14 पॉइंट की महज गिरावट के साथ में एकदम फ्लैट रहा है। सेंसेक्स भी 59,655 पर 775 अंक घटकर बंद हुआ है। बढ़ने वाले इंडेक्स के अंदर में अगर देखें तो सबसे पहला नाम आता है निफ्टी फार्मा और निफ्टी एफएमसीजी, जो करीब आधा प्रतिशत से 1% तक बढ़े हैं। घटने वाले इंडेक्स के अंदर में देखा जाए तो सबसे पहला नाम है निफ्टी आईटी का, जो 5.37% की घटत के साथ बंद हुआ है। बाकी निफ्टी भी करीब 1% की डाउनफॉल के साथ बंद हुआ है। बाकी सारा बाजार नियरली फ्लैटिश होकर बंद हुआ है। इस हफ्ते बढ़ने वाले शेयरों का नाम में अगर देखें तो सबसे पहला नाम है रेमंड और बोरोसिल का, बोरोसिल रिन्यूएबल, जो कि करीब 14% तक की बढ़त के साथ बंद हुए। मैस्टेक, लेमन ट्री, लक्स इंडस्ट्रीज और केआरबीएल करीब 11% की बढ़त के साथ बंद हुए। डिलीवरी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 9% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वहीं घटने वाले शेयरों की बात करें तो ब्राइटकॉम ग्रुप 22% के डाउनफॉल के साथ फिर से बंद हो रहा है। सेबी की इंक्वायरी के बाद ये लगातार चौथा हफ्ता है, यानी करीब 1 महीने से करीब कंटिन्यूसली ये स्टॉक डाउनफॉल पे है। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन और एक्सप्लेनेशन भी दिया है गए हफ्ते में। बालाजी अमाइंस, आवास फाइनेंसर्स और इन्फोसिस ये 11% की डाउनफॉल हुई है। और एलटीआई, माइंडट्री, शाफलर इंडिया, टेक महिंद्रा, टाटा केम ये करीब 8 to 10% की फॉल के साथ बंद हुए हैं।
अब अगले हफ्ते की बात करें जो कि 24 से 28 अप्रैल तक का था। अब मार्केट में एक बड़ा खेल होने की संभावना है। रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे, इनका इम्पैक्ट मंडे को देखने को मिलेगा क्योंकि ये दोनों स्टॉक काफी बड़े हैं और क्लोजली ट्रैक होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है और आईसीआईसीआई बैंक मार्केट कैप के हिसाब से चौथी बड़ी कंपनी है। इसका मतलब है कि एक तगड़ा रिएक्शन शायद मंडे को देखने को मिलेगा। मार्केट लंबे समय से एक नैरो रेंज में जो चल रहा है वो अब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, ऐसी संभावना है। 17,480 और 17,570 का एक अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट चल रहा है। वहीं ऊपर में 17,675 और 17,750 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगला हफ्ता मंथली एक्सपायरी का हफ्ता होगा तो ये रेंज टूटने की संभावना काफी ज्यादा है। अब ये देखने वाली बात है कि ये रेंज ऊपर की तरफ टूटती है या नीचे की तरफ जाता है। बैंक निफ्टी अब तक 41,800 से 42,000 का सपोर्ट लेकर काफी स्ट्रांग चल रहा है। वहीं ऊपर में रेजिस्टेंस 42,500 और 42,600 का अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगले हफ्ते काफी सारी बड़ी कंपनियों के भारी भरकम रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिनमें इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, नेस्ले, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, मारुति, एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, इनके नतीजे आएंगे। वहीं पे विप्रो, टेक महिंद्रा, कोटक बैंक, इनके भी रिजल्ट्स आने वाले हफ्ते में आने वाले हैं। तो ये हफ्ता रिजल्ट्स हैवी होने वाला है। इसका इम्पैक्ट भी मिलेगा देखने को अगले हफ्ते में। प्लस मंथली एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट होगा। प्लस रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के जो नतीजे आएंगे उनका भी इम्पैक्ट अगले हफ्ते में ही देखने को मिलेगा। 27 अप्रैल को यहाँ के एक्सपायरी के बाद अमेरिकन मार्केट्स को ट्रैक करेंगे क्योंकि वहां के Q1 के जीडीपी फिगर्स आने वाले हैं, जहां पर 1% की ग्रोथ की संभावना है। अब मंडे को रिजल्ट्स के इम्पैक्ट से मार्केट कैसा ओपन होता है, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। इंपॉर्टेंट वीक 24/4 से लेके 28/4 के बीच में क्या क्या टेक्निकल चीज उभर के आ रहा है वही बात करने के लिए हम लोग अभी चार्ट में हैं। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वीक, दैट मीन्स 27th ऑफ अप्रैल, ये अप्रैल एक्सपायरी होगा। उसी के हिसाब से बाजार को देखना चाहिए क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ा बढ़ सकता है। वीकली निफ्टी से पहले हम शुरू करते हैं। वीकली निफ्टी का अगर चार्ट देखा जाए तो चार्ट के अंदर एक नेगेटिव क्लोजिंग आया है पहले वीक के हिसाब से, बट क्लोजिंग जहां पर दिया है ये 13 और 26 का जो मूविंग एवरेज, इसका ठीक ऊपर में क्लोजिंग आया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हिसाब से देख सकते हैं वीकली का चार्ट हिसाब से। वीकली चार्ट जब हम देखेंगे उसके हिसाब से लास्ट वीक में जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि टेक्निकली ट्रेंडिंग इंडिकेटर का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। इस वीक के क्लोजिंग के बाद वीकली एमएसीडी का जो स्लोप है वो फिर भी पॉजिटिव जोन पकड़ के रखा है, बट जीरो के नीचे है। जब तक जीरो के ऊपर नहीं जाता है मोमेंटम या पॉजिटिव बुल जोन हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ यहां पर नेगेटिव जोन होते हुए भी ये स्लोप कम से कम हुआ है। दैट मीन्स प्रीवियस जो वैल्यू था -41, इस बार जो वैल्यू है वो एमएसीडी का वैल्यू है -34। दैट मीन्स वो इंक्रीज कर रहा है टुवर्ड्स जीरो लाइन के ऊपर। ये एक टेंडेंसी प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ जाने को खींच सकता है या प्राइस एक्शन मोमेंटम ऊपर की तरफ बना सकता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है और कहीं अगर बाजार नीचे की तरफ फिजल आउट होता है तो काफी इंपॉर्टेंट कुछ सपोर्ट एरिया है, वो गौर करना चाहिए। ये वीकली चार्ट देख के यही समझ में आ रहा है। डेली चार्ट अगर हम देखेंगे, लास्ट वीक में भी हम लोग बताए थे कि 13 डीएमए के ऊपर बाजार है, लेकिन कुछ हद तक ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ चुका था। अब नियर टू 13 डीएमए एंड ये जो टोटल रैली है इसका 23% के आसपास आके बाजार क्लोजिंग दिया है और लगातार 2-3 दिन से एक नैरो बैंड के ऊपर बाजार आ गया जो कि डोजी फॉर्मेशन बना रहा है। अब बाजार के देखना पड़ेगा कि क्या ये लास्ट डे का जो डोजी फॉर्मेशन जो लॉन्ग लेग बना है उसका जो शैडो है उसके नीचे जाके बाजार चल रहा है या नहीं चल रहा है। यही मेन ट्रिगर रहेगा नेक्स्ट वीक में। और प्रीवियस डे का 20 तारीख का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर बाजार सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये मेन ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। दैट्स व्हाई डेली चार्ट इज कंसर्न
प्राइस एक्शन कूल डाउन हुआ है। ऑसिलेटर और इंडिकेटर देखा जाए तो स्टोकेस्टिक्स ऑलरेडी कूल डाउन हो चुका है। आरएसआई ओवरबॉट जोन के आसपास से घुमा है लेकिन ओवरबॉट नहीं हुआ था। अब एक 50 और 60 के बीच में आरएसआई खड़ा हुआ है। अब देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मोमेंटम बन रहा है किस तरफ, उसी हिसाब से उसी दिशा में बाजार खिंच सकता है। वीकली बैंक निफ्टी इज कंसर्न स्पॉट में काफी हद तक निफ्टी के हिसाब से नेगेटिव क्लोजिंग हुआ, जैसे निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग हुआ, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी का जो एमएसीडी का जो स्लोप है वो पॉजिटिव हुआ है कुछ हद तक, बट प्राइस एक्शन क्लोजिंग नेगेटिव हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर सामने में काफी रेजिस्टेंस है, उसके उसके सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 43,078। दैट मीन 43,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर पाता है तो बैंक निफ्टी के अंदर फिर से एक नया मोमेंटम चालू होने का दिशा दिखा पाएगा या दिखा सकते हैं। और नेक्स्ट वीक में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा ये वीकली चार्ट के हिसाब से। अगर डेली बैंक निफ्टी देखा जाए तो डेली में जैसे निफ्टी 13 डीएमए का आसपास आके बंद हुआ, बैंक निफ्टी काफी हद तक ऊपर में है। और बैंक निफ्टी का ये जो टोटल रैली है, ये टोटल रैली का 23% और 13 डीएमए एक ही जगह में आके क्लस्टर हो रहा है। दैट मीन्स ये कॉन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के हिसाब से बन सकता है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड या अगला कुछ दिन के लिए। स्टोकेस्टिक्स कूल डाउन हुआ है ऊपर से, जो कि एक अच्छी सिनेरियो है। आरएसआई भी ऊपर से थोड़ा कूल डाउन होने का जगह है, बट 60 के ऊपर है। दैट मीन्स स्ट्रेंथ अभी भी बैंक निफ्टी डेली चार्ट के अंदर बना हुआ है। तो ये था बैंक निफ्टी निफ्टी स्पॉट के हिसाब से हम लोग का जो क्लोजिंग हुआ है। और नेक्स्ट वीक में क्या चीज उभर के आ रहा है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, उसके लिए चलिए हम लोग सीधा चलते हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फाइनेंशियल निफ्टी का वीकली के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड। थैंक यू दादा, आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण काफी इंटरेस्टिंग है। दादा, एक न्यूज आया था, विंडफॉल गेन्स टैक्स फिर से इम्पोज कर दिया गया। सरकार ने 6,400 रुपया इसका अमाउंट निर्धारित किया है, लेकिन डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी का टैक्स हटा दिया गया है और एटीएफ और पेट्रोल पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी है ही नहीं। दादा, अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पे आप अपना जो 3 स्टॉक्स बताते हैं उनकी जानकारी दीजिए दादा। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे टेक्निकली, एचबीएल पावर, दावत जो एलटी फूड के हिसाब से हम लोग जानते हैं, और रेमंड्स लिमिटेड। तो पहले शुरू करते हैं एचबीएल पावर से। ये वीकली चार्ट है। चार्ट देख के समझ में यही आ रहा है कि ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है 13 और 26 के बीच में आता है, कूल डाउन होता है, रेस्ट लेता है प्राइस, फिर रिज्यूम करता है। ये वीकली चार्ट है। गौर करने का बात ये है कि ये जो ब्लू और रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया हूं, ये जो चार्ट के हिसाब से देखा जाए ये प्रीवियस टॉप जिस हिसाब से है और उसी के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। काफी हद तक वो जगह में एक बार रिटेस्ट करके फिर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड्स ट्रेंड लाइन मैंने खींच के रखा हूं। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक नया दिशा बनने का
चांस कम है, लेकिन अगर जाता है तो ये इंडिकेशन ये होगा कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जाके बंद होने से ये समझ में आता है कि प्राइस एक्शन फिर से रिज्यूम कर रहा है, जो कि यहाँ पर कुछ हद तक किया है। यहाँ एक वीकली में लॉन्ग लेग डोजी बना था, उसके बाद प्राइस एक्शन फिर लास्ट वीक में अच्छा बना है। इंडिकेटर और ऑसिलेटर देखा जाए तो एमएसीडी का जो स्लोप नीचे की तरफ था इस बार ऊपर की तरफ आने का कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड देखना चाहिए कि ये स्लोप कंटिन्यू ऊपर की तरफ खींच रहा है या फिर से नेगेटिव जोन में जा रहा है। वीकली स्टोकेस्टिक्स इज कंसर्न, मोमेंटम अपवर्ड है प्राइस वाइज, और आरएसआई जो इस जोन का सबसे बेहतरीन जगह में बंद हुआ है। आप देखना चाहिए वीकली के हिसाब से ये प्राइस एक्शन किस हद तक ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे सपोर्ट की तरफ आ रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्राइस एक्शन चार्ट के अंदर बन रहा है। दैट्स वाई मैंने कोशिश किया आप लोग को रेडार में डालने का। उम्मीद करता हूं कि ये चार्ट आप लोग रेडार में डालेंगे। इसके ऊपर और भी पॉजिटिव नेगेटिव जो फैक्टर है वो आप खोज के आप लोग ढूंढ के ये कोशिश कीजिए कि क्या ये स्टॉक हम लोग का प्राइस एक्शन के हिसाब से रेडार में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है दावत एलटी फूड्स। यहां पर भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन तो है, यहाँ 1326 का स्लोप अभी तक चेंज नहीं हुआ, दैट मींस क्रॉसओवर नहीं हुआ, बट प्रीवियस जो टॉप बना था उसी के जगह में ये सपोर्ट लेके लास्ट वीक का जो क्लोजिंग है ये कुछ हद तक एक चैलेंज किया है ये ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो ये स्टॉक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड रेडार में डालना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए एमएसीडी का स्लोप फर्स्ट साइन चेंज हुआ है। अब देखना चाहिए ये चेंज कब किस हद तक ले जा पाए, पॉजिटिव जोन में जाएगा कि नेगेटिव जोन में जाएगा, क्योंकि स्टोकेस्टिक्स ऑलरेडी मोमेंटम चेंज किया है क्योंकि प्राइस एक्शन चेंज हुआ है, और आरएसआई भी हायर हाई फॉर्मेशन करने के बाद एक मोमेंटम ऊपर की तरफ जाने का दिशा दिखा रहा है। नाउ नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ये स्टॉक किस हद तक स्ट्रेंथ होता है या नेगेटिव हो जाता है, इसके लिए ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। फाइनल स्टॉक रेमंड्स, काफी हद तक सबसे बढ़िया चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए आफ्टर ए करेक्शन ये स्टॉक फिर से कोशिश कर रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आया जो कि इस स्टॉक का काफी पॉजिटिव है। हाँ, सामने में ये सब जोन जो है ये सब रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से मूविंग एवरेज का स्लोप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है और ये अच्छी जगह से सपोर्ट लेके घुमा है, दैट्स व्हाई इस स्टॉक के अंदर रेडार में डालना चाहिए। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल हुआ है, स्टोकेस्टिक्स अपवर्ड मोमेंटम में है, एंड आरएसआई हायर हाई फॉर्मेशन में ऊपर में जाने का कोशिश कर रहा है और ओवी 60 के ऊपर वीकली दिखा रहा है। तो दैट्स व्हाई ये तीनों स्टॉक, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा आप लोग घर पे चर्चा कीजिए टेक्निकली और देखिए, फंडामेंटल चेक कीजिए, बट ये कोई रिकमेंडेशन बाई और सेल का नहीं है। ये स्टॉक मेरे को पसंद लग रहा है, क्यों पसंद लग रहा है वो हम टेक्निकली यहाँ पर डिस्कस किया है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू दादा, आपने जो तीनों स्टॉक्स का विश्लेषण किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है और हमारे दर्शकों को काफी पसंद आता है। दादा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स में एक 22.4 करोड़ शेयर्स का यानी 1.9% ऑफ द इक्विटी का एक सौदा पड़ा था, जो 233 करोड़ में सौदा हुआ है। इस बड़े सौदे का शेयर का भाव करीब 3% तक बुधवार के सत्र में गिर गया था। इसके बाद में दादा, आप अपने जो नेक्स्ट सेगमेंट है जहां पे आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, प्लीज बताएं दादा।
दादा थैंक यू। आपने जो सारे जो ब्रेकआउट स्टॉक्स जो हर बार आप बताते हैं वो हमारे इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आता है और वो लोग उसको काफी रडार पे भी रखते हैं। दादा एक KRBL शेयर्स के अंदर में एक न्यूज है जिसमें चावल से जुड़ी कंपनियों पर एक फिच सॉल्यूशंस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इस साल चावल के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा डाउनफॉल है, जो कि 2 दशकों में सबसे कम प्रोडक्शन इस साल में हुआ है। तो हो सकता है कि अगले आने वाले 1 वर्ष में चावल के भाव काफी एलिवेटेड लेवल्स पर रह सकते हैं। दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे हमारा डिस्क्लेमर रहता है। दादा नेक्स्ट सेगमेंट में जाने से पहले मैं सब इन्वेस्टरों को बताना चाहता हूं कि NSE ने एक आंकड़े रिलीज किए हैं जिसमें बताया गया है कि इस मार्केट से 53 लाख यानी 53 लाख ट्रेडर्स, एक्टिव ट्रेडर्स 9 महीने में मार्केट से बाहर हो गए हैं, जो कि 2022-23 में रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से 49,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई थी। वहीं 2020-21 में करीब 68,000 करोड़ आए थे, जो बढ़कर 2021-22 में 1.65 लाख करोड़ हो गया था। अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट में कितनी कमी आई है रिटेल इन्वेस्टरों की तरफ से। रिटेल डेली टर्नओवर जो 22-23 में करीब 29% गिरा है कंपेयर टू उसके पिछले साल से। नए डीमैट अकाउंट खुलने की रफ्तार में भी काफी कमी आई है, लगातार मंथ ऑन मंथ 8% तक घट गया है। ब्रोकर्स को अब नए क्लाइंट्स खोलने के लिए काफी बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कोविड के बाद से जहां सारा काम ऑनलाइन हो गया था और सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया था, वो लोग जो अब वापस ऑफिस में जाने चालू हो गए हैं उन लोगों को वहां पे से वो माहौल नहीं मिल रहा है तबकि वो फिर से स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर सके। काफी सारे इन्वेस्टर्स जो आए थे वो आईपीओ के ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का, वो लोग मार्केट से बाहर हो गए हैं, उसमें भी काफी कमी आई है। दादा एक अच्छी खबर भी है, टिम कुक CEO है एप्पल के, उन्होंने मुंबई में अपना पहला स्टोर खोला है, एप्पल स्टोर, जिसको लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। दूसरा स्टोर उन्होंने दिल्ली में भी खोल लिया है। मुंबई स्टोर जो है वो जियो मॉल के अंदर में खोला गया है। 42 लाख रुपीस एज अ रेंटल इनकम मुकेश भाई को मिलेगी, जो कि करीब 20,000 स्क्वायर फीट में उनकी जो वो स्टोर है वो फैली हुई है। ये 11 साल के लीज पर है। अब दादा अपने जो लास्ट सेगमेंट है उसमें चलते हैं जहां पर हमारा एक डिस्क्लेमर रहता है, जहां पर हम सब हमारे इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हैं कि दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही हमारे व्यूज शेयर करते हैं। तो हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं वो अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के हिसाब से ही अपना कोई भी डिसीजन ले। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग।